आज के सत्र में सोने और चांदी को अगर आप देखें तो आज सोना बिल्कुल नरमी के मूड में है और चांदी दायरे में कह सकते हैं या हल्की तेजी कह सकते हैं। हालांकि पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा था सोने चांदी के लिए, लेकिन आज पिछला हफ्ता नहीं, मतलब एक दिन की जो ब्रेक थी कल, लेकिन आज फिर से सोने और चांदी में देखें तो दायरे में कह सकते हैं या हल्की तेजी चांदी में 1,16,400, लेकिन रिकॉर्ड के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या करना है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और साथी कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से। मनोज जी, सोने और चांदी की चाल आपको कैसी दिख रही है? यहाँ से एक पॉज ले रहा है बाजार, क्या बड़ी तेजी की तैयारी फिर से है या अब यहाँ से कुछ स्थिरता आएगी भाव में? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। जहां तक सोने और चांदी की अगर बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन सोना अपने रेजिस्टेंस लेवल $3,450 के काफी करीब जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी 1,01,501 यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेक्निकल रेजिस्टेंस सोने के लिए बना हुआ है, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पॉजिटिव है। तो इंट्राडे में यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर एक बार बाइंग अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली भी करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि $3,400 के आसपास कीमतें फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में मिले तो वहां फ्रेश बाय इनिशिएट करें। भारतीय बाजारों में भी 1,07,800 की रेंज में कीमतें मिलती है, तो वहां पे फिर फ्रेश बाय करना चाहिए। तो गोल्ड में आज एक बार यहाँ पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, लेकिन चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि 1,15,000 के स्तर को चांदी स्ट्रांगली होल्ड कर रही है भारतीय बाजारों में। इंटरनेशनल मार्केट में भी $38 के जो स्तर है वो यहाँ पे होल्ड होते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि इंट्राडे में सोने और चांदी अगर दोनों में कहीं रणनीति बनाना हो तो चांदी बेहतर लगती है। 1,15,800 के आसपास बाय करना चाहिए 1,15,100 के स्टॉप लॉस से, और 1,17,200 के स्तर पर यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह दें। ओके, तो 1,17,200 तक चांदी यहां पर जा सकती है। प्रथमेश जी, आप बताइए आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों में ही? सोने में 1,01,200 पे बाय करना चाहिए, 1,50,000 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1,05,000 के लिए। सिल्वर में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,16,100 का एंट्री पॉइंट, 1,15,700 का स्टॉप, टारगेट 1,17,100 का टारगेट। ओके, तो 1,17,100 का टारगेट है, 1,16,100 पे खरीदना है और 1,15,700 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो सोने चांदी को लेकर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय आ गई है। कुणाल जी जब आएंगे तो उनकी भी राय हम ले लेंगे, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ज्वेलरी सेक्टर को लेकर खबर यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ से यहां पर ज्वेलरी मार्केट में खलबली मच गई है और लग रहा है कि आगे इतने बड़े मार्केट का विकल्प कौन होगा, क्योंकि यूएस जैसा प्रीमियम मार्केट मिलना ज्वेलरी सेगमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से वहाँ पे चिंता है इसलिए बढ़ी है कि 1.25 लाख कारीगरों की नौकरी यहाँ पर खतरे में आ गई है। और जो सूरत का जो मार्केट है, मुंबई का मार्केट है, यहाँ पर लग रहा है कि बड़े लेवल पे यहाँ पे छटनियां हो सकती है। हमारे साथ अविनाश गुप्ता हैं, चेयरमैन है जीजेसी के, वाइस चेयरमैन है जीजेसी के। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला है। धन्यवाद विश्वमोहन जी। सर सबसे पहले नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर कितनी बड़ी चिंता है? क्या अमेरिका का बाजार का रिप्लेसमेंट आप लोग को लिए मिल पाएगा या आप लोग सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सपोर्ट दी जाए इस इंडस्ट्री के लिए? विश्वमोहन जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए एक साथ इतना बड़ा झटका तो कोई भी इंडस्ट्री को झेलना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। आज की डेट में जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट होता था वो होता था लगभग $10 बिलियन का टोटल, जो कि 33% के करीब हमारा टोटल एक्सपोर्ट का होता है। और सबसे बड़ी मार है सूरत के डायमंड के कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री को, जो कि आज विश्व में 10 हीरो में से 9 हीरे कट करता है, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां पे पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। आज जो दूसरी कंट्रीज के साथ में एफटीएस हुए हैं, जैसे यूके हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ है, जापान के साथ में बातचीत चालू है, ईयू के साथ बातचीत चालू है, लेकिन जो इतना बड़ा सेटबैक है वो सेटबैक को पूरी तरह से मैं ये बोलूंगा कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान ये रखना है, जब 10 हीरो में से 9 हीरे सूरत में कटते हैं तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट
यूएस के व्यापारियों को भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं दोनों भी तरफ से सरकार की तरफ प्रेशर दोनों ही इंडस्ट्रीज के लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द दोनों सरकारें बैठेगी, बात करेगी और इसका सानिध्य लेकर के जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ विकल्प निकल के आएगा बहुत जल्द। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही विकल्प मिले, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह एक ऐसा सेक्टर है जहां वैसा प्रीमियम मार्केट मिलना, अमेरिका जैसा प्रीमियम मार्केट मिलना बहुत मुश्किल है। सर, कहा जा रहा है बड़े स्केल पे करीब करीब 1.25 लाख लोगों की, कारीगरों की नौकरी जा सकती है। इसको लेकर आप लोगों की भी कुछ रिपोर्ट है क्या जीजेसी की? सर, एक चीज आपको बताता हूं सर, नो डाउट खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड की जिस तरह से ग्रोथ हुई है उसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी डायमंड की पकड़ बढ़ना चालू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। जैसे कि कई डायमंड के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग यूएई जाकर के या ओमान जाकर के या बहरीन जाकर के अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ विकल्प डायमंड इंडस्ट्री भी देखेगी। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और सरकार इसके ऊपर पूरी सानिध्य ले रही है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि आज शाम को एक पूरे ईपीसी के साथ में सरकार मीटिंग कर रही है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकालेगी सरकार, क्योंकि सरकार बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के। मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ इस सेक्टर के लिए लेकर आएगी। ओके, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको लिए सपोर्ट मिले। हर इंडस्ट्री जो इस टैरिफ से जिन पर असर हो रहा है, सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। हमने देखा है कि कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी की जो समय सीमा थी फ्री इंपोर्ट की, उसको भी बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया है। वो भी हम शो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अविनाश जी, घरेलू बाजार की क्या स्थिति है? क्योंकि दाम जिस तरह से बढ़े हैं, यहाँ पर भी चिंताएं कम नहीं होंगी। आपको लग रहा है B2B जितने भी शोज आप लोगों के हो रहे हैं उसमें अच्छा रिस्पांस दिख रहा है, लेकिन ग्राहक की कैसी होने वाली है? B2C किस तरह के डिमांड की उम्मीद आप लोग किए हुए हैं, और अब तक किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? शुरुआती जो त्योहारी सीजन है उसमें क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? विश्वमोहन जी, घरेलू बाजार के अंदर ग्राहकी खुल चुकी है। और इस बार जैसे कि आपने बताया कि सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस लग रहा है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए जीजेसी एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही है जो कि लकी लक्ष्मी है, जिससे कि नए जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो है, उसको ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ कैसे लुभाया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम प्लान किए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री डोमेस्टिक में कहीं पे भी इसका नुकसान उठा पाएगी। मेरे हिसाब से जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री इस बार भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। सोने के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन सोने के दाम बढ़ने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस भी सोने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंताएं डोमेस्टिक मार्केट में होगी। लॉन्ग टर्म के अंदर ये सेटल डाउन हो जाएगा और अच्छे से ग्राहकी निकलेगी इस फेस्टिवल सीजन में भी। ओके, उम्मीद करते हैं कि भाव स्थिर हो और ग्राहकी अच्छी हो इस त्योहारी सीजन में। सर, आखिरी सवाल आपसे, सोने चांदी के भाव को लेकर आपका क्या आउटलुक है? जो ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड जारी रहेगा, तेजी जारी रहेगी, या कुछ स्टेबिलिटी की रूप, जो जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है प्राइस में? नहीं सर, स्टेबिलिटी तो देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, स्टेबिलिटी के साथ में ही अभी बाजार काम कर रहा है। आज आप अगर से देखोगे तो 2% नीचे जाता है, फिर 2% का करेक्शन आ जाता है। और इस हिसाब से अभी पूरी इंडस्ट्री के जितने भी कंज्यूमर हैं उन्होंने इस प्राइस को अडॉप्ट कर लिया है। और मुझे ये लगता है कि ये इस बाजार में अब दिवाली तक ऐसे ही बाजार चलता रहेगा, 2% प्लस माइनस, इससे ज्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी तेजी नहीं आएगी। हाँ, अगर से ट्रंप ने जैसे 2-3 दिन पहले एक थोड़ी सी छोटी सी धमकी जैसे रूप में उन्होंने चाइना के लिए बोला था कि 200% ड्यूटी वहां पे लगा देंगे, तो उस पर्टिकुलर अगर से इस तरह की कोई मूव आती है तो सोना और काफी तेज हो सकता है, मुझे ये लगता है। शुक्रिया सर, आपने काफ़ी रीजनेबल बातें की और आपने कहा कि भाव में बहुत ज़्यादा आप यहाँ से दिवाली तक तेजी नहीं दिख रहे हैं, 2% प्लस माइनस हो सकता है। शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2026 में ब्रेंट क्रूड का भाव $50 तक भी लुढ़क कर आ सकता है, क्योंकि ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है
और अगर इतनी गिरावट तभी नहीं आएगी अगर चाइना का डिमांड बढ़ता है और रूस अगर अपने सप्लाई को कम करता, अपने उत्पादन को कम करता है, नहीं तो ओवर सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी और दाम बड़ी गिरावट आ सकती है। मनोज जी, क्रूड पर आपकी राय क्या है? विश्वमान जी, यहाँ पे गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन $50 तक कीमतों के जाने के संकेत नजर नहीं आते हैं। हम देख रहे हैं कि एक $60 के आसपास यहाँ पे बार बार कीमतों में अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। यूएस के टैरिफ के चलते जरूर यहाँ पे डिमांड को लेकर के संशय है और उसी के चलते यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर लगातार जो है दबाव देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं रहेगी। आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर यहाँ देखने को मिल रही है, जो शाम के सत्र में कंटिन्यू हो सकती है। इंट्राडे में 5,620 के स्तर पर सितंबर वायदा में सेल की सलाह रहेगी। 5,666 का स्टॉप लगाना है और टारगेट यहाँ पे 5,530 तक के रखे जा सकते हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्रूड में, अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो शेयर कर दीजिए। 5,600 का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका कॉल ऑप्शन खरीदना है। 120 के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट 200 रुपए के लिए रहेंगे। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर एक खबर ये है कि ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट की जो समय सीमा थी, जो सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तय की थी कि यहाँ पर जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री यहाँ पर इंपोर्ट होगा, उस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण सेखसरिया साहब हैं, डीडी कॉटन के एमडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, ये सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री के लिए तो सही है, राहत है, लेकिन किसानों की आफत तो नहीं बढ़ेगी इससे? नमस्कार जी, देखिए, किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों को प्रोटेक्शन है एमएसपी से। एमएसपी पे कितनी खरीदारी हुई थी सर इस सीजन में? सर, कुल जो कॉटन की जो खरीदारी हुई होगी एमएसपी पर और कुल उत्पादन का वो कितना हिस्सा रहा होगा सर? अबाउट 1/3। तो फिर सर बाकी हिस्से एमएसपी पे तो खरीदे नहीं जा रहे, उन्हें तो मार्केट भाव पर ही बेचना होगा। नो, वो तो लास्ट ईयर का जो हो गया वो हो गया जी। लास्ट ईयर में कोई सब काम क्लियर हो गया। अभी कोई भी कपास पड़ी नहीं है। अभी अगले साल के अंदर जो फार्मर को अभी 500 रुपया क्विंटल का बढ़ा है, उसके अंदर उनको तो बेनिफिट ही मिलेगा सीसीआई के प्रोक्योरमेंट में, एमएसपी में। तो फार्मर को नुकसान नहीं है इसके अंदर, बिकॉज सीसीआई को हो सकता है कि जो लास्ट ईयर उन्होंने 1 करोड़ बेल्स के आसपास परचेज करी थी, प्रोक्योर करी थी, इस साल उनको उनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, 1.5-2 लाख करोड़ की हो सकती है। ओके, और इंडस्ट्री के लिहाज से बताइए सर, मिलों के लिए कितनी राहत है? जो झटका लगा है टैरिफ से, क्या उससे कुछ हद तक भरपाई होगी? देखिए, टैरिफ का जो झटका है वो तो झटका रहेगा ही रहेगा, वो उससे कोई भरपाई नहीं हो सकती है। बट यस, ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। जो इंडस्ट्री की, ट्रेड की सबकी मांग थी कि भाई ड्यूटी आप हटाइए, और ड्यूटी रखने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज एमएसपी आपके पास है और फार्मर का प्रोटेक्शन एमएसपी के जरिए होता है। तो इंडस्ट्री को ये ड्यूटी निकाल देनी चाहिए, नंबर 1। बट एटलीस्ट दिसंबर तक होने से 4 महीने का विंडो मिल गया है, तो उससे मिल वाले अभी प्लान भी कर सकते हैं और कौन सी कंट्री से माल इंपोर्ट करना है वो भी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये 4 महीने के अंदर कम से कम 15 से 20 लाख आठ और एडिशनल आ सकती है। उससे राहत मिलेगी मिलों को, और नॉन यूएस मार्केट के अंदर अपन compete कर सकेंगे दूसरे मिलों से, दूसरी कंट्रियों से एट पार। तो इट्स अ वेरी बिग रिलीफ। मिलों के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी रिलीफ है। आपको लग रहा है कि टेक्सटाइल का जो मार्केट बियॉन्ड यूएसए है वो हम बेहतर तरीके से वहां पर कैटर कर पाएंगे और यूएस की भरपाई उन मार्केट से हो पाएगी आने वाले समय में? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो एक डिमांड की होती है। आज अभी एक तो ये अपने पेपर पे अपने को एक बेनिफिट मिल गया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट जहां तक डिमांड है वो कहीं पे भी, यूएस में लीजिए या यूएस के बाहर देखिए, अभी तक डिमांड दिख नहीं रही है। बिकॉज ऑल द मार्केट जहां पे भी आप देखोगे, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद यूएसए। सो जब तक डिमांड सही नहीं पड़ेगी, डिमांड का अपने को पता नहीं चलेगा कि डिमांड बढ़ रही है, आपके इसमें कुछ ज्यादा राहत मिलनी मुश्किल है एज फार एज डिमांड इज कंसर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन आपको छोटी भी तिनकी अगर नजर आपको अपने को दिखेगी कि भाई ओके फाइन, इसके कारण अपने को डिमांड आ रही है, बाजार में वो काफी हलचल मच जाएगी। आज के तारीख में सबसे बड़ी हलचल एक ही यही है कि भाई अपने को इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि अपने दूसरे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो जो अपने से 11% का बेनिफिट उनको मिल रहा था वो अभी नहीं मिलेगा, एंड वी विल बी एबल टू कम्पीट विद देम। चाइना को एक्सपोर्ट करना है, वियतनाम को एक्सपोर्ट करना है, या साउथ अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है, या इजिप्ट को एक्सपोर्ट करना है,
वी विल बी एबल टू कम्पीट विद ऑल दी अदर कंट्रीज। ये बहुत बड़ी राहत है, बट डिमांड कितनी होती है वो देखने की बात है, बिकॉज ये डिमांड इज नॉट ड्रिवन बाय प्राइस बट इट इज ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड। सरकार की कोशिश यही है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाए ताकि जो ये झटका लगा है उससे उबर पाए और बाकी मार्केट भी तलाशे जा सके। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है कॉटन मार्केट में, क्या हो सकता है, इस डेवलपमेंट का क्या असर होगा। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ अजय गोयल साहब होंगे, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। उनसे चर्चा होगी कि गेहूं के पर जो स्टॉक लिमिट कम की गई है इसका क्या कुछ असर होने वाला है, गेहूं के मार्केट में क्या हो रहा है, भाव किधर जाने वाले हैं, तमाम चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ अजय गोयल साहब भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं WPPS के, व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, सरकार का जो फैसला आया है स्टॉक लिमिट कम करने का, क्या अभी इसकी जरूरत थी क्या? जरूरत तो देखिए ऐसा है, सरकार एक ही टेम्पलेट पिछले 3 साल से चला रही है। जहां तक स्टॉक लिमिट का सवाल है या ओएमएसएस का सवाल है, और ये हर 90 दिन हर तिमाही में जो है सरकार लिमिट को कम करती जा रही है। पर कि इस साल जो है सरकार के पास अच्छी मात्रा में गेहूं है और ये कदम स्टॉक लिमिट घटाने का आएगा इस साल, और इतनी जल्दी आएगा उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफी सिचुएशन कंफर्टेबल है। पर सरकार के मन में क्या शंका है समझ में नहीं आता। उनको डर है कि कहीं आने वाले फेस्टिवल सीजन में दाम ना बढ़ जाए। इसके लिए एक प्रीएम्प्टिव स्टेप सरकार ने लिया है। अगर सरकार ये स्टेप नहीं भी लेती तो कोई ऐसे बाजार भाग के जाने वाला कहीं नहीं था। क्या लग रहा है कीमतों को लेकर, क्या अनुमान है आप लोगों का, किस दायरे में रहने वाला, किस रेंज में रहने वाला है? जैसा आप कह रहे हैं कि दाम यहां से ऊपर नहीं जाने वाले हैं, किस रेंज में रहेंगे भाव? देखिए ये अभी 2850 के लगभग, दिल्ली को अगर अपने बैरोमीटर पकड़े तो जो है 2850 के आसपास बाजार है। ये आप नीचे में 2800, ऊपर में 2900 रुपये समझ के चल सकते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसी वक्त पिछले साल भी कीमतें सिमिलर रेंज में ही थी, और इस साल जो है सरकार ने प्रिक्योरमेंट प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ा रखी है, बढ़ाई थी और बोनस भी दिया था। फिर भी इस साल भी अगस्त में जो पिछले साल अगस्त की कीमतें हैं लगभग उसी रेंज में है। तो मार्केट ने जो है कोई ऐसा बढ़ाकर गेहूं बिक नहीं रहा है। हम यहाँ पर स्टेबल ही रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी भी नहीं आएगी, एक रेंज में ही यहाँ पर रहने का अनुमान है। और सरकार स्टॉक लिमिट इसलिए लगाई होगी क्योंकि त्योहारी सीजन में अगर डिमांड की वजह से कहीं दाम ऊपर ना चले जाएं, इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को स्थिति क्या है मार्केट की, गेहूं के मार्केट की, इस पर चर्चा की। चलिए आगे लौटते हैं, अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी जिंक में है 266 के ऊपर, कॉपर 885 के ऊपर, एल्युमिनियम भी 0.25% तेज है 253 के ऊपर। प्रथमेश जी, क्या पसंद है पूरे ही बेस मेटल्स में आज के लिए? मेरे ख्याल से कॉपर जो है वो अपसाइड पॉसिबल है एक बार के लिए 893 से 897 तक। इसमें 883 में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, 879 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 893 के लिए रहेंगे। मनोज जी, आपकी राय पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? एक दायरे का ही कारोबार है, लेकिन एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी की 250 के जो स्तर है वो लंबे समय से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो एल्यूमिनियम के सितंबर वायदा में 252 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी, 250 का स्टॉप रखना है और टारगेट यहाँ पे 256 तक के रहेंगे। 256 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या प्रथमेश जी? नेचुरल गैस में ध्यान वैसे 260 की तरफ है, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 250 पे फ्यूचर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्रेड करना चाहिए, 256 का स्टॉप और 260 के टारगेट। मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे बेटर आपको वोलेटिलिटी मिल सकती है और डायरेक्शन जो है 260 की तरफ का है। कॉल साइड में ऑप्शन खड़े रहे आप। एग्री मार्केट में आज सारे कमजोर नजर आ रहे हैं, ग्वारसील ग्वारगम भी 1% के आसपास कमजोर है। यहाँ पर क्या राय है मनोज जी ग्वार में? ग्वारगम में एक दायरा बना रह सकता है, लेकिन ये अब अपने सपोर्ट लेवल 5150 के बेहद करीब है। अगर सितंबर का वायदा 5150 के आसपास आए तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 5080 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5300 350
एक जो रेंज बना हुआ है 5150 से 5350 का, वो ग्वार सीड में बना रह सकता है। वहीं ग्वार गम में भी 9400 से 9900 का जो रेंज है वो यहाँ बना रह सकता है। विश मोहन जी, तो रेंज में बाजार बना रहेगा, आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे खरीदारी करने की सलाह मनोज जी की तरफ से दी गई है। मसालों में भी आज कमजोरी है, हल्दी, जीरा और धनिया, हालांकि शुरुआती तेजी के बाद धनिया भी अब फिसल गया है, 8050 पे आ चुका है। आपको क्या पसंद आ रहा है मनोज जी? ओवरऑल मसाला पैक में धनिया बेहतर है। पिछले सप्ताह भी हमने यहाँ पे 8040 तक के लक्ष्य के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन की थी और हमने वो हासिल होते हुए देखा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा। थोड़ा डीप आता 8000 के आसपास, तो वहां फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए। सितंबर वायदा में 7880 के स्टॉप लॉस से 8240 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। हल्दी में हमने बोला था कि 13650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके नीचे जब तक कीमतें बनी हुई है बाइंग अवॉइड करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वहां लगातार दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो हल्दी में अगर शॉर्ट का पोजीशन है तो 13000 से 12850 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रही। पूरे मसालों पर शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन का रुख करेंगे, जहां पर इक्विटी मार्केट में वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी शरद दुबे। जल्द लौटते हैं।